नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनोमी में आज हम बात करेंगे एक फैमिली जिसका नाम है साइप्रेसी। मोनोकॉट की फैमिली ये है और हमें इधर उधर इसके प्लांट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। किसी भी मौसम में आप इन प्लांट्स को पा सकते हैं। बहुत ज़िद्दी प्लांट होते हैं, कम से कम इनको जो इनकी कंजीनियल सिचुएशन है वो मिले तो भी ये ग्रो कर जाते हैं। कॉमनली इनको सेज फैमिली भी कहते हैं और इसका भी नामकरण जेसू साहब ने किया था, ALD जेसू। इन्होंने ही साइप्रेसी नाम इस फैमिली को दिया। ये प्लांट देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप कभी इधर उधर मैदानों में घूम रहे हो सूखे से, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की घास निकली होती है। तो ये इस फैमिली का एक करेक्टरिस्टिक प्लांट है, साइप्रस। डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर 140 जनरा है और 5010 स्पीशीज़ अभी तक इसकी लगभग ढूंढी जा चुकी हैं। और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। यूजुअली कोल्ड टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कहीं और ना ग्रो कर पाए। और डैम्प हैबिटेट से तो वहाँ पर भी ग्रो कर जाता है। तो एक अच्छी रेंज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में। प्लेसमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो प्लेसमेंट में बेंथम हुकर ने इसे क्लास मोनोकॉटिलिडेंस में रखा था और सीरीज़ या सुपर ऑर्डर जो उन्होंने बनाया था उसमें ग्लोमेसी में इसको डाला था। कंक्रिस्ट ने भी इसको लेलियोप्सिडा में डाल दिया, तख्ताजान ने भी वही फॉलो किया, डेलग्रीन ने भी उसी को फॉलो किया, लेकिन थॉर्ने ने वापस इसको मैग्नोलियोप्सिडा में डाल दिया। और अगर एपीजी की बात करें तो एपीजी ने इसमें जो चेंजेस किए हैं वो सीरीज़ या हम कहें सुपर ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में किए हैं और इसमें कोमिलेनिड्स इसको दिया गया है नाम। और इसका जो ऑर्डर है वो पोएल्स है, जिसकी मशहूर फैमिली पोएसी है जिसमें सारे अनाज हमारे चावल गेहूँ वगैरह आते हैं। तो उसी ऑर्डर में इसको भी भेजा गया है। हालांकि उससे पहले इसका अपना एक अलग ऑर्डर था, साइप्रेल्स, जो कि कंक्रिस्ट ने भी माना, तख्ताजान ने भी माना, डेलग्रीन ने भी माना। और थोर्ने ने इसको जंकेल्स में डाला था, जो उसके फ़ौरन बाद बदल दिया APG2 ने। और इसको जो एक नया ऑर्डर जो मिला हुआ है फ़िलहाल वो पोएल्स है। सेलियंट फीचर हम देखें तो हर्बेशियस प्लांट होते हैं। स्टेम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें 3 एंगल दिखाई पड़ेंगे। स्टेम अंदर से सॉलिड होता है। लीव्स इसकी 3 रैंक्ड होती हैं, जो मोनोकॉट का एक करेक्टर होता है। और जो लीफ के ब्लेड्स हैं उनमें सिलिका पाई जाती है, तो अगर आप इसको कस के खींच देंगे उंगलियों पर से तो उंगली कट जाती है। और ये अक्सर ऐसा होता भी है कि बच्चे खेलते रहते हैं और कोई घास को पकड़ के तेज़ खींच देते हैं तो हम देखते हैं कि इंसिजन्स हो जाते हैं, कट मार्क आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सिलिका। शीट्स जो है वो क्लोज्ड होती हैं, जो लीफ शीट की बात हो रही है क्लोज होती हैं अंदर की तरफ। लिग्यूल इसमें एब्सेंट होता है। ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर सबटेंडेड होता है सिंगल ब्रैक्ट के द्वारा। ये भी एक करेक्टर है जो पोएल्स के मेंबर में देखने को मिलता है। और लॉडिक्यूल्स जो मिल जाते हैं पोएल्स के दूसरे मेंबर्स में, वो यहाँ पर नहीं होते। पेरियंत जो रिप्रेजेंट होता है वो ब्रिसल्स से रिप्रेजेंट होता है, या स्केली होगा या फिर कभी कभी एब्सेंट भी होता है। ओवरी सुपीरियर होती है और जो ओव्यूल है वो सिंगल होता है और फ्रूट टाइप इसमें नट होता है। तो ये तो जो सेलिएंट फीचर हैं वो हो गए इस पर्टिकुलर फैमिली के। मेजर जनरा हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो जनरा है वो कैरेक्स है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। और इसकी 1800 स्पीशीज़ पाई जाती हैं दुनिया भर में। और जो करेक्टरिस्टिक या टिपिकल जो जीनस है वो इसका साइप्रस है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और इसको देखते ही आप पहचान सकते हैं कि इस तरह के आपने प्लांट ज़मीन पे चलते हुए अगर थोड़ा भी गौर किया होगा तो इस तरह के आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई पड़ते हैं घास में निकले हुए। तो ये साइप्रस होता है जो इसका एक टिपिकल प्लांट है। उसके अलावा जो इसमें दूसरे बड़े जनरा हैं उनमें एक फिम्ब्री स्टाइलिस है, इसके 290 के आसपास स्पीशीज़ हैं। स्क्रीपस है वो 280 स्पीशीज़ हैं, दोनों की तस्वीरें बनी हुई हैं। फिम्ब्री स्टाइलिस ये है और स्क्रीपस ये है। उसके अलावा रिंकोस्पोरा है, 240 स्पीशीज़, ये रिंकोस्पोरा है। स्क्लेरेरिया है ये 200 स्पीशीज़ के साथ में। तो सभी घास नुमा है। इस फैमिली का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो सभी जो प्लांट हैं वो घास की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। 190 स्पीशीज़ के साथ इलियोकैरिस भी है। यहाँ पर ये कुछ कुछ लगता है कि ऊपर से जो टेरिडोफाइट के कोन्स बनते हैं वैसा बनने लगता है, लेकिन ये मोनोकॉट में आता है और इस पर्टिकुलर फैमिली में आता है, साइप्रेसी में।
अब डिस्क्रिप्शन देखिए, तो जो शुरू में बताया था कि अगर हम सेक्शन करते हैं स्टेम का तो वो एक 3 एंगल इसमें मिल जाते हैं। ये ट्रायंगुलर टाइप का स्टेम होता है। तो कोई भी अगर इस तरह का प्लांट आपको दिखता है उसका सेक्शन काट के देख लीजिए, आपको इसी तरह की आउटलाइन दिखेगी। एनुअल होते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं ये। अगर इनकी एक हैबिट की बात की जाए तो राइजोमेटस होते हैं, जो ज़मीन में धसे होते हैं, तो राइजोम इनका ज़मीन में होता है, बाकी लीव्स वगैरह ऊपर आ जाती हैं। स्टेम 3 एंगल होते हैं और सॉलिड होते हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं, बीच में कोई भी हॉलो कंडीशन नहीं पाई जाती। लीव्स लीव्स अल्टरनेट होती हैं, तो एक आमने सामने से एकदम नहीं निकलती, थोड़ा ऊपर नीचे करके निकलती हैं। 3 रैंक्ड होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह से अगर हम देखेंगे तो एक ही नोट से ऊपर नीचे की तरफ 3 लीव्स हमें दिखाई पड़ती हैं, तो 3 रैंक होती हैं इनकी। ऑफन क्राउडेड एट द बेस, जितना बेस पे हम देखेंगे वहाँ पर ये ज़्यादा डेंस होती हैं और ऊपर की तरफ थोड़ा हल्का होने लगती हैं। सिंपल होती है नेचर में, ग्रास लाइक होती हैं जैसा हम देख ही रहे हैं तस्वीर में। और जो इनके ब्लेड्स हैं उनमें सिल्का की डिपॉजिशन होता है, जिसकी वजह से इसमें अच्छी धार सी लग जाती है, और अगर इसको कस के खींच दीजिए आप हाथ में हथेली में पकड़ के तो हथेली कट सकती है। ग्रास लाइक हो गए और सिलिका बॉडीज़ हो गई। इंटायर होती हैं, इंटायर है कि मतलब मार्जिन आप देख लीजिए इसका स्मूथ होता है, कहीं से कोई ऐसा कटे पटे मार्क्स नहीं होते। कभी कभी जो है वो सिरुलेट होता है, हल्के हल्के से हल्के हल्के से बिल्कुल हल्के हल्के से जो है वो उभार से बने होते हैं, उसको सिरुलेट कहते हैं। वेरिएशन पैरेलल होता है, जो मोनोकॉट का करेक्टर है। स्टिप्यूल्स और लिग्यूल जैसी चीज़ें इसमें नहीं होती। शीथ जो है वो क्लोज्ड होती है, जो लीफ शीथ है वो क्लोज्ड होती है। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आप जाएंगे तो शीथ जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाती है। स्टोमेटा जो इसमें पाए जाते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, गार्ड उनकी गार्ड सेल डंबल शेप्ड होती हैं, जो कि मोनोकॉट का करेक्टर है, तो ये इसे वैसे ही एग्जिबिट करता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो बनना होता है उसमें स्मॉल स्पाइक्स से कंपोज होता है, कंसिस्ट होता है। लेकिन ये जो स्पाइक होते हैं जो अमूमन दूसरी ग्रासेस हैं पोएट्स की, जैसे पोएसी के मेंबर्स हैं, उनमें जो ग्रासेस पाई जाती हैं उनसे फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 बेसल ग्लूम पाए जाते हैं जो यहाँ नहीं होते। और इसके अलावा उसमें लेमा होता है, वो भी यहाँ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर एक सबटेंडेड होते हैं एक ब्रैक्ट के द्वारा। एक ब्रैक्ट इसमें पाया जाता है जिसको प्रोफिल कहते हैं, और ये जिस एक्सेस के ऊपर निकला होता है उसको रेकिला कहते हैं। तो यहाँ जो कभी कभी जो पूछे जाते हैं छोटे मोटे सवाल, उसमें रेकिला पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो उसमें आंसर होता है कि ये साइप्रेसी या साइप्रस में पाया जाता है। कुछ केसेस में स्पायरली अरेंजमेंट हो सकता है इन्फ्लोरेसेंस का, जैसे क्लैडियम होते हैं, यहाँ पे स्पायरली अरेंज इन्फ्लोरेसेंस होता है। कुछ में डाइथिकस डिस्थिकस हो सकता है जो कि साइप्रस में होता है, और ब्रैक्ट पाए जाते हैं, जैसे जो ग्लूम्स होते हैं वो भी किसी में पाए जाते हैं। ईच सबटेंडिंग वन फ्लावर, सभी में जितने ब्रैक्ट हैं सब में एक फ्लावर होता है। और ये जो एक फ्लावर इनका पूरा जो क्लस्टर है उसको स्पाइक कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं। तो एग्रीगेट होकर ये स्पाइक के फॉर्म में आ जाते हैं। उनको पेनिकल के नाम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो आउटलाइन अम्ब्रेला लाइक है तो उसको एम्बल भी कह देते हैं। होल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें हम देखें कि नीचे की तरफ ब्रैक्ट होते हैं, जिनको इनवॉल्यूकर ब्रैक्ट बोलते हैं। तो ये काफ़ी एक मुश्किल सी रचना होती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन उनके नाम भी थोड़े से अलग होते हैं, और जो उनका अरेंजमेंट है वो भी अलग होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो नीचे सबसे पहले हमें इनवॉल्यूकर ब्रैक्ट मिलेंगे, उसके बाद हमें उसमें ब्रैक्ट मिलेंगे, जो ब्रैक्ट जिस एक्सिस पे लगे हैं उसको रकीला कहेंगे। और उसके अलावा फिर उस ब्रैक्ट में बेसल ग्लूम्स नहीं होंगे, लेमा नहीं होगी, और वहाँ पर जो वो सीड कंटेन करेगा, ये सब मिला के हम बात करेंगे तो इसको कहेंगे कि हम इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। फ्लावर को देख लें तो फ्लावर अब इन्फ्लोरेसेंस का एक पार्ट है, तो वो फ्लावर्स हो गए। और फ्लावर्स जो हैं छोटे छोटे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं साइप्रस और स्क्रिपस में, वही यूनिसेक्सुअल होते हैं स्क्लेरा में। अब ब्रैक्ट इसमें पाया जाता है ग्लूम, जो कि एक रेयर करेक्टर है, यूजुअली जो है वो पोएसी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मिल जाता है। कभी कभी इसके कुछ केसेस में ऐसा होता है। फीमेल फ्लावर ओपन विथ सेकेंड ब्रैक्ट, फीमेल फ्लावर में एक और ब्रैक्ट होता है जो कि सराउंड करता है पिस्टिल को और एक सैक लाइक पेरिगोनियम बनाता है।
तो यहाँ पर ये थोड़े से फ़र्क चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इनको आपको ये लर्न करना पड़ेगा। और अभी आगे इसमें जो थोड़ा मैग्नीफाई व्यू आएगा वहाँ पर इन बातों को समझा भी देंगे। फिर आती है बात कि पेरियंत क्या होता है। तो पेरियंत रिप्रेजेंट होता है ब्रिसल्स के द्वारा। उसके अलावा कभी कभी ये स्केल फॉर्म में भी होता है, जैसे ओरियोबोलस और लेपिडो कार्पा, इसमें स्केल्स फॉर्म में पेरियंत मिल जाता है। और कुछ में बिल्कुल ही नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है, जैसे बल्बो स्टाइलिस और स्क्रिपस है। अब ये पेरियंत जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये डायग्रामेटिक बना हुआ है। एक एग्जाम्पल साइप्रस एकुमिनेटस का है, एक एग्जाम्पल साइप्रस बाईपल्टाइटिस का है। और इसमें आप देखें कि ये जो ब्रैक्ट की बात हो रही थी वो इस तरह का लगभग हमें दिखता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये ब्रैक्ट है जो हमें नज़र आता है इस एक्सेस के ऊपर लगा हुआ। और इसकी जो नीचे से लंबाई होती है, जहाँ तक ये टेपर करना शुरू नहीं करता वहाँ तक ये लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो 1 मिलीमीटर यहाँ काफ़ी बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्लांट में देखेंगे तो बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, बहुत ढंग से देखने पे वो मिल पाता है। एंड्रोशियम को अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि एंड्रोशियम में 3 स्टेमेंस होते हैं। और कभी कभी जो है वो 6 पाए जाते हैं, जैसे आर्थो स्टाइलिस में। और कुछ केसेस में 12 से 22 भी मिले हैं इवांड्रा के केस में। फ्री होते हैं, एंथर्स बाइथिकस होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं, ऑबलोंग और लीनियर लीनियर होते हैं। डेhiscence इनमें होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा। पोलन ग्रेन यूनी पोरेट होते हैं। और सूडोमोनैड कंडीशन इसमें पाई जाती है, जिसमें कि जो एक चार में जो चार हैं, चार में से एक जो माइक्रोस्पोर है वो रहता है, और बाकी जो 3 हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। और जो चौथा है वो बेहतर तरीके से एक पॉलन ग्रेन अच्छा और वाइबल बन पाता है। तो ये एक प्रिमिटिव करेक्टर जो शुरुआती प्लांट्स में मिलता था वो एक यहाँ पर है, उसका देखते हैं कि रिटेनमेंट हो रहा है। अब इसमें आप देख लीजिए ये बड़ा अच्छा फिगर है जहाँ पर आपको इनवॉल्यूकर ब्रैक्ट दिख रहे हैं। उसके बाद फिर हमें ब्रैक्ट नज़र आते हैं। उसके बाद हमें इसमें मेल पार्ट दिखता है, फीमेल पार्ट दिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी करेक्टर हमने अभी तक देखे थे वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो जब बहुत मैग्नीफाई करके आप देखेंगे तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे आप उन चीज़ों को देखते चले जाएंगे और उनको अलग अलग करके आप स्लाइड पर रखते जाइए, तो आपका कंप्लीट जो फ्लावर का डाइसेक्शन है वो भी हो जाता है। और ये तो इसका पेडिसिल मौजूद है जो कि इन्फ्लोरेसेंस का है। गार्नोशियम में 2 होते हैं, जैसे क्लिंगा में 3 होते हैं, साइप्रस में। कार्पल्स यूनाइटेड होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलोकुलर होती है, ओवियोल एक होता है और वो एनाट्रोपस टाइप का होता है। प्लेसेंटेशन बेसल होता है, स्टाइल 2 से 3 ब्रांच का होता है, स्टिग्मा भी 2 से 3 में मिल जाती है कंडीशन उसकी। फ्रूट जो है वो नट लाइक होता है, कभी कभी अकीन बनते हैं लेकिन यूजुअली नट लाइक ही होते हैं। और कभी कभी जो है वो एक अट्रिकल जो एक एडिशनल स्ट्रक्चर बन जाता है उसके अंदर कवर्ड होते हैं, जैसे कैरेक्स में। और परसिस्टेंट स्टाइल इसकी पाई जाती है। और जो ब्रिसल्स होते हैं पेरियंथ में, अगर पेरियंथ में ब्रिसल्स हैं तो वो परसिस्टेंट होते हैं। बाईफेसियल और ट्राइगोनस कंडीशन इसमें पाई जाती है, जो उसकी ग्रोइंग टिप होती है उसमें। सी डायरेक्ट होते हैं, एम्ब्रियो स्मॉल होता है, एंडोस्पर्म कॉन्स्पिकुअस होता है। और काफ़ी कुछ भरा सा होता है, स्टार्च उसमें अच्छा सा भरा होता है, उसको कहते हैं मीली या फ्लेशी। अब इस फिगर के ज़रिए आप जो और करेक्टर हैं उनको भी आप देख लीजिए। तो ये लोअर ब्रैक्ट है, उसके बाद मिडवेन आ रही है, उसके बाद ये ब्रैक्ट का स्पाइरल जो बनता है वो बन जाता है। और इन्हीं के बीच में से उनकी एक्सिस से ही जो स्टेमन्स है वो निकलते हैं, नीचे की तरफ ओवरी होती है। और ये स्टेमन का लोब दिख रहा है, ये इसका स्टॉक दिख रहा है। इसी तरह से जो अकीन है वो दिखता है। अकीन में आपको जो अलग अलग जो टाइप है, एक तो इसमें थोड़ा सा एक ओबोवेट टाइप का दिख जाता है और ट्रायंगुलर दिख जाता है। तो ये सब तो वो हैं जो डायग्रामेटिक हैं। बाकी अगर हम इसकी तस्वीरें लें, फ़ोटो खींचें मैग्नीफाई करके, तो किस तरह से दिखता है वो यहाँ पर है। ये तो प्लांट्स हो गए। उसके बाद ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया। इन्फ्लोरेसेंस के बाद आपका ये एक फ्लावर का पार्ट ले रहे हैं, इसमें ब्रैक्ट दिखाई पड़ रहा है।
स्टाइलिश दिखाई पड़ रहा है। और ये ब्रैक्ट को अलग कर लिया, उसके बाद जो हिस्से हैं वो आप देख सकते हैं, ये स्टेमिन 3 हो गए जिनकी बात हुई थी कि 3 स्टेमिन्स होते हैं। बड़ी बड़ी लोब होती हैं, छोटा सा स्टॉक होता है, ये छोटा सा स्टॉक है और ये लोब है। और वहीं पर ये गाइनोशियम है जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरा इसको पिस्टिल कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भी अगर 3 यहाँ मेल मिलते हैं तो 3 यहाँ पर स्टिग्मा भी हमें फीमेल में दिखाई पड़ती हैं, जो कि इस तरह से ये कर्वेचर लिए हुए होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। जो पर्टिकुलर जो साइप्रेसी के मेंबर्स हैं उसमें यूजुअल कंडीशन यही पाई जाती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लें तो इसके अपने कई एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे जो स्टेम ऑफ साइप्रस पपाइरस होता है, जिसको कि पेपर वीड भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है पेपर बनाने में, और या फिर ऑर्नामेंटल के तौर पर भी इसको लोग उगा लेते हैं अपने बाग बगीचे में। वहीं जो स्टेम है क्लेडियम इफुसम के, जो कि जिसको सौ ग्रास कहते हैं, ये भी एक सस्ते कागज़ बनाने का अच्छा सोर्स होती है। स्टेम एंड लीव्स ऑफ कैरेक्स ब्राइजोइडिस और लेपिनोडिया म्यूकोरोनेटा, इनका भी इस्तेमाल जो है पैकिंग और जो बास्केट वगैरह बनाई जाती हैं लकड़ी वगैरह की, उसको उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। अंडरग्राउंड ऑर्गन ऑफ साइप्रस एस्कुलेंटस, जिसको टाइगर नट कहते हैं, जुलू नट कहते हैं या रश नट कहते हैं, ये सवाल भी नीट वगैरह में बहुत आता है उसका। और इसके अलावा स्क्रिपस ट्यूबरोसस और इलियोकैरिस ट्यूबरोसस, जिसको मटाई या चाइनीज़ वाटर चेस्ट नट कहते हैं, इनको फूड की तरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टेम जो स्क्रिपस टोटेरा का है, इसका भी इस्तेमाल होता है जो राफ्ट वगैरह बनाए जाते हैं उनमें। और इसके अलावा जो स्क्रिपस स्क्रिपस लैक्टुस्ट्रिस है, उसको बास्केट वर्क में इस्तेमाल होता है, मैट बनाने के काम में आता है, चेयर सीट्स बनाने के काम में आता है। बहुत से आपने हाथ से झलने वाले पंखे देखे होंगे, वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, चटाई बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो इस तरह का जो थोड़ा सस्ता टाइप का अ, जो एक लोग बनाते हैं, ज़्यादातर ट्राइबल बनाते हैं या गांव के लोग बनाते हैं, उस तरह की चीज़ें इनकी जो लीव्स हैं, जो इनके स्टेम है, उनसे बन जाते हैं। अब बात करते हैं फाइलोजेनी की। तो फैमिली जो है वो मोनोफाइलेटिक है, और इसका जो इस क्लोज कनेक्शन है वो जंकेसी से देखा गया है। अ, और उसमें जो ओरियोबोलस जीनस है उसकी वजह से ये जंकेसी के आसपास में पहुंच जाता है। और हचिनसन ने उसको ये कहा था कि ये मोस्ट प्रिमिटिव जीनस इस पर्टिकुलर जंकेसी फैमिली का है। उसके अलावा मुसाया एटॉल 1998 ने ये सजेस्ट किया कि ऑक्सी कोयली जो कि जंकेसी का मेंबर है, ये सिस्टर होता है साइप्रेसी फैमिली का। तो उन्होंने कहा कि बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है जंकेसी और इसके बीच में, और इसी वजह से थॉर्ड ने इसको जंकेसी में जंकेल्स में रख दिया था, जो बाद में एपीजी ने वापस इसको इसके साइप्रेल्स ऑर्डर में डाल दिया। प्लंकट एटॉल 1995 ने ऑक्सीकोल को साइप्रेसी में ही रख दिया था, जंकेसी से निकाल के। और रिलेशनशिप जो बताई गई वो उन्होंने जो बयान दिया, मतलब जो भी पेपर में उन्होंने लिखा था वो बहुत पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन तब तक जब तक उनको जो जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था उसको लोगों ने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया था, और वो माना गया कि ये प्लेसमेंट ठीक है। लेकिन बाद में फिर लोगों ने और काम किया, और ब्रिमर 2002 ने इसको ये माना कि जंकेसी जो है वो थ्रोनेसी की एक सिस्टर फैमिली है, और साइप्रेसी की तरह इसका भी करेक्टर होते हैं, तो और भी इसमें इसके रिलेटिव मिलने लगे। लेकिन फिर भी यही हुआ कि जो समस्या थी कि ऑक्सीकोली जो है इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, तो वो थोड़ा डाउटफुल रहा। बाद में इसको ऑक्सीकोली को लोगों ने साइप्रेसी में रख भी दिया। और उन्होंने उनका ये कहना था ब्रीमर का कि जो साइप्रेसी है, जंकेसी है और थ्रोनेसी है, ये सभी के सभी जो हैं वो एक साइप्रिड क्लैड से बने हुए हैं। इसी वजह से जो कुछ मेंबर्स हैं उसमें ऐसे करेक्टर जो तीनों फैमिली में चले जाते हैं, और उसके वजह से ये जो पजलिंग सिचुएशन है ये क्रिएट होती है। उसका एक जो अच्छा एग्जांपल है जिसका प्लेसमेंट बार बार बदलता रहा, वो ऑक्सीकोल है, जो कभी जंकेसी में रहा, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उसको कहा कि नहीं इसको थ्रोनेसी में रखेंगे, लेकिन बाद में फिर साइप्रेसी में सेटलमेंट फ़िलहाल हो चुका है। तो कभी ये आता है कि 3 क्लोज फैमिली कौन सी हैं आपस में मोनोकॉट की, तो आप साइप्रेसी, थ्रोनेसी और जंकेसी को बता सकते हैं, और उसमें जो एग्जांपल ले सकते हैं वो ऑक्सीकोल ले सकते हैं कि इसका प्लेसमेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके करेक्टरिस्टिक के हिसाब से
बारी बारी इन 3 फैमिली में रखा, जो मौजूदा वक्त में हम कहें तो ये साइप्रेसी में है। द फैमिली इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज। तो एंगलर ने ये काम किया था कि 3 सब फैमिली में इसको बांटा था, स्क्रिपोइडी, रिंकोस्पोराइडी और कैरिकोइडी। थॉर्ने ने 2006 और 7 में जो अपना काम किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया केवल 2, वो थी मैपोनॉइडी और कैरिकोइडी। हचिंसन ने डिवाइड किया था इसको 8 ट्राइब्स में। वहीं सिम्पसन ने 2003 में इसके पॉलन की स्टडी की और प्लास्टिड का जीनोम डीएनए देखा, उसका सीक्वेंस डेटा एनालिसिस किया। तो उन्होंने ये कहा कि जो मैपनॉइडी है वो एक सिस्टर की तरह इसमें ट्रीट होगी, और बाकी जो है वो सबको अलग ले जा सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो सब फैमिली बना दी गई है, ये सब फैमिली बनाना ठीक नहीं है, इसके समकक्ष इसको एक फैमिली का स्टेटस दे दिया जाए, ना कि इसके नीचे रखा जाए। और ये भी कहा कि जो कैरेक्स है वो इरोफिरम जो जीनस है उसके साथ में आएगा, उसका सिस्टर जीनस है। तो इनका जो स्टेटस था, उन्होंने इसके अंदर जो चीज़ें जा रही थी, जैसे जीनस के अंदर सब जनरा जा रहा है, तो सब जनरा ना करके उन्होंने जीनस ही माना कैरेक्स को। इसी तरह से मैपनॉइडी को सब फैमिली ना मान के उन्होंने कहा कि इसको फैमिली का दर्जा दे देना चाहिए, सिम्पसन साहब ने। फिर विद इन कैरिक्वाइडी, स्पेशली ट्राइब कैरेसी, इस पे काफ़ी काम हुआ, फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ हुई, और थोड़ा सा इसमें जो रिलेशनशिप था वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू फोल्ड एट ऑल 2006 में उन्होंने ये कहा कि कैरेक्स इटसेल्फ इंक्लूड अ फ्यू अदर जनरा एंड कन्वेंशनल विजडम इन विच a highly compound inflorescence is the plesiomorphic condition for the genus. Taxa with simple branches being derived perhaps several times seems to exact the opposite of what actually happened. तो उनका ये कहना था कि ये प्लीजियोमॉर्फिक कंडीशन है, और प्लीजियोमॉर्फिक कंडीशन होने की वजह से इससे एक ही वक्त में कई अलग अलग जो टैक्सा थे वो डिराइव हो गए, और इसी वजह से उनमें सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है कि हम उसको सिस्टर मान सकते हैं, या कभी कभी उसे सब जनरा मान सकते हैं। तो अभी भी इस पे कोई ऐसा पर्टिकुलर सेटलमेंट फ़िलहाल आज की तारीख में नहीं हो पाया है। अब ये देखना है कि एपीजी का जो चौथा संस्करण आता है वो अपनी संतुति क्या कहता है, और उसमें इसका जो रिवीजन है वो होता है या नहीं होता। और कोई जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट हैं, और इसके अलावा जो मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं, उनके बीच में कोई सहमति बनती है, जिसके साथ ही साथ इसका जो ट्राइब का और इसके अलावा सब फैमिलीज़ का और जो जनरा का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ की वजह से, उनके करेक्टरिस्टिक की वजह से, वो किसी तरह से ख़त्म हो पाए। तो ये बात हो गई आज साइप्रेसी फैमिली के बारे में। धन्यवाद इसी के साथ में।